अब तो हम कल बोरोन पढ़ रहे थे और उस बोरोन के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ बोरोन और फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरोन कंप्लीट किया था। प्रिपरेशन ऑफ बोरोन हमने कंप्लीट किया था और केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरोन कंप्लीट किया था। आया ना? अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आता है कंपाउंड ऑफ बोरोन। कंपाउंड ऑफ बोरोन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, और बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर आप सबको मालूम होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। पहला सवाल, सबसे पहले तो सवाल ही पूछेगा वो, ठीक है। अब सवाल की अगर बात करें तो सवाल पहला आएगा कि जो बोरोन है उसमें कितने ऐसे बोरोन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो आप यहाँ एक, इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो ये आपका sp3 हो गया। यहाँ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये भी sp3 हो गया। तो यानी कि 2 बोरोन है ऐसे, ठीक है। और अगर मैं बोरोन के अंदर बात करूँ कि sp2 कितने हैं, तो आपसे बोलेगा sp2 देखो आप, तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये भी आप sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। तो 2 sp2 वाले बोरोन हो गए, sp3 बोरोन sp2 बोरोन 2। अब अगर सवाल यहाँ आता है कि टेट्राहेड्रल यूनिट कितनी है इसमें, तो टेट्राहेड्रल यूनिट आपके पास फिर से 2 ही हैं क्योंकि ये दोनों बोरोन हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट कितनी है, तो ट्राइगोनल प्लेनर भी यूनिट 2 है। अगर आपसे बोले बीओबी लिंकेज कितनी है, तो बीओबी लिंकेज कितनी आ रही है, 1 आ रही है, नहीं आ रही। देखो ये एक बीओबी, ये 1 लिंकेज है कि नहीं है? गलत आंसर है। कितनी लिंकेजेस है? 5। यही आईटी है बेटा, क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ पर क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है फटाक से। हमारा ध्यान इस पे जाता है, बीच वाली पे, बीओबी। कहाँ चला जाता है? बीओबी। अब एक सवाल है, अगर आपको स्ट्रक्चर ये याद है तो अगर मैं बीओबी लिंकेज ऐसे लगा दूं तो क्या इस लिंकेज सही है? सुनो, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता इसलिए आप फंस गए। अब अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग शुरू से पढ़ा होता तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट याद आता या आपने रिवाइज किया होता। तो अब मैं आपको याद दिलाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या था। उस समय हमने कहा था कि अगर सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो और सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हो तो हमेशा कंपाउंड साइक्लिक बनेगा। क्लियर था? क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ। सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, तो उस कंडीशन में कंपाउंड साइक्लिक बनता था। और जो कंपाउंड साइक्लिक बनता था तो साइक्लिक में हमेशा बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट, बाईवेलेंट मतलब जो 2 बॉन्ड एक साथ बना सकते हैं, ट्राईवेलेंट जो 2-3 बॉन्ड एक साथ बना सकते हैं। तो बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट एटम हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशन पर आएंगे। तो यहां देख सकते हैं आप, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ रहे हैं। ये कहां आ रहे हैं जल्दी बताओ? ऑल्टरनेट पोजीशन पर। कहां आ रहे हैं? ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद अगर कोई भी एटम रह जाता है तो वो एटम शेयरिंग में जाता है।
और जब वो शेयरिंग में जाता है तो शेयरिंग में जाने पर वो इस तरह से शेयर्ड होगा कि वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बना सके, तभी जाकर के वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो जब मेरे को ऑक्सीजन जोड़ना था तो एक कंडीशन ये थी कि क्या मैं ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दूँ, तो मैं ऐसे ऑक्सीजन को जोड़ने लगा तो आप देखो बोरोन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि बोरोन 5 बॉन्ड 4 बॉन्ड नहीं बना सकता डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहां पर अगर जोड़ू तो नहीं बना पाएगा, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, वो शेयरिंग में ही जाएगा। तो अगर वो शेयरिंग में जाएगा तो एक शेयरिंग ये भी पॉसिबल थी, देखो आप बोरोन बोरोन के बीच में, तो यहां पर आंसर था कि नहीं, ये शेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4। अगर ये 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं करेगा। तो क्या ये रिंग यहाँ जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होगा वो स्टेबल होने के लिए स्ट्रक्चर है बनाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या ऐसे जोड़ सकता हूं, तो देखो आप 1 2 3 4 ये भी नहीं जुड़ सकता। अब बात आई कि क्या ये ऐसे जोड़ूं, तो जरा चेक करते हैं ऐसे जोड़ने पर कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग आ रही है, यस, तो ये स्टेबल है, तो ऐसे जुड़ सकता है। और एक मैंने आपको अभी बताया था कि क्या ऐसे जोड़ सकते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे भी जुड़ सकते हैं। तो अगर ये ऐसे जुड़ सकता है 6 मेंबर है, वैसे जोड़ रहे थे तो भी 6 मेंबर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसकी सही है। अभी क्लियर हुआ सबको? क्या सभी बोरोन, एक सवाल पूछेगा हो कि ऑल बोरोन्स आर इन सेम प्लेन, तो अब बताओ क्या सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं? तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो देख सकते हो आप कि ये जो बोरोन है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, इसका आप देखोगे तो sp2 आ रहा था, अभी चेंज हो गया ये, अभी इसका कितना हो गया sp3, इसका कितना हो गया sp3, इसका क्या है sp2 और ये sp2। तो आप देख सकते हो कि अगर sp3 है तो कौन सी स्ट्रक्चर हुई है, टेट्राहेड्रल, कौन सी हुई बोलो, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी तो उस कंडीशन के अंदर सारे एटम, सारे बोरोन एक ही प्लेन में नहीं आ सकते, तो सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका कि भाई सारे बोरोन एक ही प्लेन में आएंगे क्या, तो आंसर है नो। क्लियर? अब मैं मिटा दूं इसको, अब बोरेक्स की जब बात करते हैं तो बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस पानी के अंदर इसको डाल रहे हो आप, पानी के अंदर आपको पता है क्या होगा, ये प्लस किसके साथ जाएगा, इस पानी के OH माइनस के साथ, तो क्या बनेगा NOH। ये जो प्लस है ये प्लस इसके साथ जाएगा OH माइनस, तो क्या बनाएगा NaOH। ठीक है, और आपको हाइड्रोलिसिस का एक की पॉइंट दिया था मैंने कि जो बोरोन है वो सेंट्रल एटम बोरोन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका एसिड बनता है लास्ट प्रोडक्ट एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या बनता है, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें, ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें अगर अपन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये Na+ इस OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना देगा NaOH, और ये जो बोरोन होगा ये अपना एक फॉर्म बनाएगा बोरिक एसिड। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 2। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो 4 बोरिक एसिड है और 2 NaOH है। चलो देखो क्या बोला मैंने, 4 बोरिक एसिड है और 2, जल्दी बोलो, NaOH। ये एसिड है ये बेस है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, जल्दी बताओ, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो 2 मोल ऑफ NaBO2 प्लस 2 मोल क्या बचेगा BO3,
तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन बना वो क्या एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो आंसर है यस, क्योंकि NaOH बन रहा है। दूसरा, क्या बफर सॉल्यूशन है, तो आपसे बोलेगा बफर सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे, यस बफर सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा होगा आपने कि जब कभी किसी एसिड को बेस में डालते हैं तो उस कंडीशन में वो एसिड उस बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो कभी भी अगर किसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर के सॉल्ट एसिड के अंदर पड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, बफर सॉल्यूशन। जैसा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर एसिटिक एसिड प्लस CH3COO Na एक साथ हैं तो ये आपका एक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो सेम ऐसे कैसे यहाँ पर भी ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आपसे बोलेगा कि क्या बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है, तो आप क्या बोलोगे, यस। ठीक है, अब ये तो बोरेक्स की जब हमने बात की तो बोरेक्स का एक सबसे बड़ा यूज आता है जिसका नाम है बोरेक्स बीट टेस्ट। ये तो बोरेक्स बीट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर क्या होता है, जरा देखना कि ये जो बोरेक्स है इस बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है, और जब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलने के बाद इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और NaBO2+, इसका नाम क्या बताओ, ये आपका बोरेक्स होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट कैसे करते हैं जरा देखना कि इस तरह से एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, ठीक है, या ऐसे ले लो, इस वायर का एंड पार्ट मोड़ दिया तो ये लूप बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये एक लूप। इस लूप पर हमने बोरेक्स का क्रिस्टल रख दिया, ये वाला क्रिस्टल यहां रख दिया इसके ऊपर, और इसको हीट किया। जब ये हीट किया तो इसमें से पहले पानी निकला NH2O। फिर जब पानी निकला तो इसके ऊपर जो क्रिस्टल रखा वो क्रिस्टल ऐसे फूलेगा तो स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी तो वो क्या करेगा, इस पूरे लूप पर फैल जाएगा ऐसे। और फिर जब आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे जब आप इसको हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होगा ऐसे, और डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड ऑफ सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। यानी कि जो लूप है इस लूप पर एक ट्रांसपेरेंट, ये इस लूप पर क्या बन गया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ये देखो, ये आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अभी मैंने एक वायर लिया, ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर का ऐसे लूप बनाया, ठीक है। इस लूप के अंदर अभी अगर मैं चौक रखूं या कुछ भी रखूं तो गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बड़ा क्रिस्टल लिया तो ये नहीं गिरा, इसको हीट किया, हीट करने पर ये टूटा स्वेलिंग आने के बाद, और हीट करने पर ये टूटा, और ये जो दो बने ये दोनों इस खाली एरिया के अंदर बने हुए हैं, और ये खाली एरिया के अंदर जो बने हुए हैं ये कांच जैसे हैं, कांच। और अब इस पर कुछ रखेंगे अपन तो ये गिरेगा नहीं, अब ये नीचे नहीं गिरेगा, नीचे ये फील आ रही है आपको। इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया था यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ये बीड जो वर्ड है ना वो इसी को कहते हैं, ये जो बना है ना अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा,
ठीक है, ये ग्लास जैसा बन गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी रखोगे तो गिरेगा नहीं। समझ गए बात को? क्लियर सबको? चलो, तो यहां पर ये बन गया। अब इस पर हम कोई भी सॉल्ट रखें, जैसे मान लीजिए मैंने रखा यहां पर कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है, बीड के ऊपर। तो कोबाल्ट सल्फेट बीड पे रखेंगे और रखने के बाद इस कोबाल्ट सल्फेट के सॉल्ट को इस बीड पे ले जाके हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो सबसे पहले ये कोबाल्ट सल्फेट टूटेगा कोबाल्ट ऑक्साइड में और SO3 में। ये कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वहां पे, ठीक है, NaBO2 और B2O3 में। किससे रिएक्ट करेगा? B2O3 से, और बनाएगा कॉपर मेटाबोरेट। और इन कॉपर मेटाबोरेट कोबाल्ट मेटाबोरेट, और इस कोबाल्ट मेटाबोरेट का फिर ब्लू कलर दिखाई आपको देगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर दिखाई दिया, इससे आइडेंटिफाई हुआ कि कोबाल्ट है। इसको कहते हैं अपन बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, अभी हम सॉल्ट के अंदर इसकी डिटेल पढ़ेंगे और ज़्यादा। बीड टेस्ट कई तरह के होते हैं। एक अपन ने पढ़ा बोरेक्स बीड टेस्ट, एक होता है फॉस्फेट बीड टेस्ट, एक होता है आपका सोडियम बीट टेस्ट। और ये खास बात है कि ये डी ब्लॉक कलर्ड कैटायंस के लिए ही यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं बताओ? डी ब्लॉक कलर्ड कैटायंस के लिए। किसके यूज होते हैं? डी ब्लॉक कलर्ड कैटायन। आप देख सकते हैं कोबाल्ट डी ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका कौन सा टेस्ट होता है इसका? बोलो जल्दी। बोरेक्स का बीड टेस्ट। क्लियर यहां तक? तो हमने बोरेक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, जरा एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, बोरेक्स का फॉर्मूला याद हो गया, Na2B4O7.10H2O। ठीक, इसको एक और लिखने का तरीका होता है Na2B4O5OH4.XH2O। अब यहां से एक नया डाउट, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो आंसर, हाँ मैं ये कह रहा था, पहला सवाल यहीं से पूछेगा Na2B4O7.10H2O। तो आंसर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एक फॉर्मूले में आपने .H2O लिखा, एक में 10H2O लिखा, आंसर क्या दें? तो क्लियर कट आंसर है भाई 10। दूसरा सवाल, कितनी BOB लिंकेज होंगी? जल्दी बताओ आंसर। 5। वेरी गुड। क्या सारे बोरोन एक ही प्लेन में है? आंसर नो। कितने बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं? 2। कितने sp2 हैं? 2। क्या बोरेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है? यस, साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, अगला, बोरेक्स का यूज। क्या बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है? यस। कितने मोल NaOH बनते हैं? 2। कितने मोल एसिड बनते हैं? 4। अब सवाल जो बच्चे ने पूछा था वो समझ में आया? वो कह रहा था कि बोरिक एसिड तो 4 बन रहे हैं और NaOH 2 बन रहे हैं, तो अल्कलाइन कैसे हुआ? तो अल्कलाइन इसलिए हुआ कि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और बोरिक एसिड बहुत वीक एसिड है, इसलिए मीडियम अल्कलाइन है। फिर क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन बफर होता है? हाँ, बफर होता है। देखो अब, हाँ अगला वो पूछेगा कि बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर क्या इसका यूज होता है? हाँ। फिर वो अगला पूछेगा कि क्या इसकी बीड किससे बनी होती है, बताओ। तो आंसर क्या देंगे? सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 से बनी होती है। अगला पूछेगा क्या इसकी बीड ओपेक होती है या ट्रांसपेरेंट? तो आंसर क्या जाएगा? ट्रांसपेरेंट होती है। ग्लासी होती है? हाँ ग्लासी होती है। ठीक है, तो यहां तक आपका ये बोरेक्स कंप्लीट हो गया। अगला इसका कंपाउंड आता है बोरिक एसिड। पहला सवाल, बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? आंसर है 1। ये कह रहा था कि इसका बेसिसिटी 1 क्यों है ये समझना है, जबकि हमारे को स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि बोरोन के पास तो 3 OH है। हमें स्ट्रक्चर के अंदर बोरेक्स के कंपाउंड का नाम कैसे डिसाइड करें? मेटाबोरेट। अच्छा, ये तो आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक्सप्लेन किया था
कि भैया मेटाबोरेट किसे कहते हैं, पायरोबोरेट किसे कहते हैं, हाइपोबोरेट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक अलग टॉपिक होता है, उस टॉपिक के लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पूरा एक डिसाइड होता है कि किस तरह से एसिड के नाम दिए जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि हमने बचपन में कहीं पढ़ा होगा या कभी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या पढ़ा होगा कि जब किसी सेंट्रल एटम से जितने OH जुड़े होते हैं वही आपकी बेसिसिटी होती है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बोरोन से तो 3 OH जुड़े हुए हैं और ये 3 OH जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सवाल यह है कि इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए थी, 1 क्यों है, ठीक है। इसको समझते हैं अब अपन। तो जब हम बोरिक एसिड को पानी में डालते हैं, और आपको सबको बता दें कि ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को पानी में डाल रहे हैं, कोई भी एसिड को पानी में डालने पर जो वो जितने H+ रिलीज करेगा, उसको पानी में डालने पर वो जितने H+ रिलीज करेगा, जितने H+ रिलीज करेगा उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है। तो जब हम इसके अंदर इसको डालते हैं तो बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बोरोन उस वैकेंट ऑर्बिटल में ही एक्सेप्ट कर लेता है, और उसमें ये एक्सेप्ट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा, इसको हम बना सकते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस आया, और प्लस और माइनस आने पर ये ऑक्सीजन जब भी पॉजिटिव होता है तो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वो बेचारे किसी गरीब से इलेक्ट्रॉन खींचता है। और गरीब कौन, यहाँ पर एक ही है, और वो कौन है, ये। तो गरीब कौन है यहाँ पे, ये। तो यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, H। तो जब ये H निकल जाएगा तो आप देख सकते हो क्या हुआ, ये OH 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 और यहाँ OH बचा, देखो आप, और ये माइनस इस पर आ गया, और यहाँ क्या बाहर निकला, H+। इसको बोलते हैं अपन बोरेट आयन। इसको क्या बोलते हैं अपन, बोरेट आयन। ये एक H+ आया। अब अगर एक H+ आया भाई, तो जल्दी बताओ क्या कितनी बेसिसिटी बोलोगे, 1। ओ चौबे है, आ गया, वेरी गुड, थैंक यू चौबे। चलो इधर देखो बे, ये अपना एक H+ दे रहा है। अगर ये एक H+ दे रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये एक बेसिसिटी रखेगा। अब यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ये पूछा जाता है कि क्या ये प्रोटॉन डोनर एसिड है, बोरिक एसिड। जेई एडवांस में आ चुका है भाई सवाल, और जेई मेंस में भी कई बार आ चुका है। जेई मेंस मतलब AIEEE के अंदर, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल है कि क्या ये बोरिक एसिड एक प्रोटॉन डोनर एसिड है, तो आंसर है नो। ये अपना प्रोटॉन नहीं दे रहा है। ये देखो किसका प्रोटॉन निकला है यहाँ पर, H+, इस बोरिक एसिड का नहीं निकला। ये किसका निकला है, वाटर का। इसका मतलब ये अब प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है। तो बोरिक एसिड की एक खास बात है क्या, इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर एसिड। ये प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है, बल्कि ये एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। क्या बोला, जल्दी बताओ। इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। क्या है, जल्दी बताओ ये। इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। क्या है, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस। अब ये लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। देखो हमारे पास 4 तरह के एसिड बेस थ्योरी है। पहला होता है अरेनियस। क्या होता है, जल्दी बताओ। अरेनियस, अरेनियस वो होता है जिसमें H+ डोनेट करता है। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा पानी के अंदर वो एसिड होगा, और जो OH- डोनेट करेगा वो बेस होगा। दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेन लोरी। ब्रॉन्स्टेन लोरी कहता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो होगा एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो होगा बेस। तीसरा आता है लुईस, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। लुईस जो होता है वो लुईस ये कहता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो होगा बेस। यहां पर इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, इसलिए ये क्या हुआ, लुईस एसिड, और ये डोनेट किया तो ये क्या हुआ, लुईस बेस। एक और होता है चौथा, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। उसमें ये कहता है जो ऑक्साइड आयन डोनर होता है
वो होता है बेस, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका एसिड। ये बेटा मेटलर्जी के अंदर आता है, ये हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो लक्स स्प्रेड कॉन्सेप्ट होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेटलर्जिक प्रोसेस में ही लगता है, इसलिए आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाई टेम्परेचर पर मेटलर्जिक प्रोसेस में इसकी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो आपने पढ़ी है लेकिन आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अपने अभी मेटलर्जी में हम इसकी बात कर लेंगे। तो लुईस एसिड भैया बताओ हुआ कि नहीं हुआ? मोनोबेसिक क्यों है? क्योंकि एक लोन पेयर लेगा और एक H+ दे रहा है, ठीक है। तो एक कहानी हमें समझ में आ गई कि इसकी बेसिसिटी 1 है। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, ठीक है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो बोरिक एसिड होता है वो बोरिक एसिड एक तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, अगर ये सॉलिड है तो व्हाइट होगा, ठीक है। ये स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर। कैसा होता है बताओ? स्पेरेंगली, स्पेरेंगली का मतलब पार्शियल सॉल्युबल। कैसा होता है? पार्शियल। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी बेसिसिटी 1 होती है, और ये वापस सुनिएंगे, बोरिक एसिड जो होता है वो स्पेरेंगली पार्शियल सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन कंप्लीट सॉल्युबल होता है हॉट वाटर के अंदर। दूसरी बात, माइल्ड एंटीसेप्टिक है ये। क्या है? माइल्ड एंटीसेप्टिक। अब बात करते हैं हम बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो ये बोरिक एसिड अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो ये 6H बॉन्ड बनाता है। कितने? 6। सॉलिड बोरिक एसिड में एक बोरिक एसिड की जो यूनिट है वो कितने बनाती है? 6। कितने बनाती है? 6, ठीक है। तो अब कैसे बनाती है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसका सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ये आपने पढ़ा भी है, इसलिए मैं दोबारा से बता भी देता हूं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो देखिए जरा, दूसरे कलर की चौक नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं। टू डी शीट लाइक स्ट्रक्चर और प्लेनर। क्या बोला जल्दी बताओ? 2D
शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये होता है बोरिक एसिड सॉलिड स्टेट कि 2D शीट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और ये प्लेनर होता है, प्लेनर, ठीक है। इनके अंदर आपस में H बॉन्डिंग है और ये प्लेनर है। अब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जब एक और लेयर आएगी तो उस लेयर के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स होगा, ठीक है। वॉन डेर वाल फोर्स होने के कारण ये स्लिपरी होता है नेचर में, और ये स्लिपरी होने की वजह से कैरम बोर्ड पाउडर में यूज किया जाता है। जो कैरम बोर्ड का व्हाइट पाउडर आप देखते हो वो यही बोरिक एसिड है। क्लियर, समझ में आया? क्या समझ में आया जल्दी बताओ। कैरम बोर्ड पाउडर में। दूसरा एक और, इसको पहले के जमाने में हम बेबी पाउडर के रूप में भी यूज करते थे। बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके जो जॉनसन बेबी पाउडर आता उसकी बजाय पहले बोरिक एसिड को यूज किया जाता था, बहुत पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये स्किन पर रैशेस करने लग गया बच्चों की स्किन पे, तो फिर इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसका यूज। क्लियर। अब सवाल क्या पूछा था उसने पहला, क्या बोरिक एसिड व्हाइट होता है? आंसर बोलेंगे यस। कितने एच बॉन्ड बनाता है बताओ? 6। कैसा होता है सॉलिड स्टेट में? बोलो। तो आप बोलोगे 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगला, क्या इसकी लेयर्स के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स होता है? यस। लेयर के अंदर कौन सा होता है जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे लेयर के अंदर हाँ एच बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? एच बॉन्डिंग। अब एक सवाल पूछेगा कि आपसे सवाल पूछा है उसने, इंटर एच बॉन्डिंग है या इंट्रा? कौन सी एच बॉन्डिंग है? इंटर का सा देख लेते हैं। इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग हो। इंट्रा जब कभी 2 मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल या अपने ही 2 मॉलिक्यूल या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा हो। तो यहां पर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? इंटर, ठीक है। अच्छा, अगला, बोरिक एसिड को जब हम एक वाटर निकाल दें तो यहां पर आपका ध्यान से सुनना, यहां से बोरिक एसिड से एक वाटर निकाला तो ये बनेगा HbO2। इस HbO2 का एक नाम होता है, वो है मेटा बोरिक एसिड, ठीक है। क्या है? मेटाबोरिक एसिड। तो मेटा नाम कब आता है ये ध्यान रखना। मेटा तब आता है जब किसी एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हम उसके प्रोडक्ट एसिड में मेटा प्रीफिक्स लगा देते हैं। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? जब बोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट में मेटा प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। अब ये जो मेटा प्रीफिक्स की बात आ रही है, तो आप मेटा प्रीफिक्स की बात कर रहे थे अपन, तो देखना ध्यान से, ये ट्राइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ n की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, यानी कि H3B3O6। इसका स्ट्रक्चर भी देखें ध्यान से। अगर मैं यहां से H हटा दूं तो यहां पर O- आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं उसको समझना जरा, ठीक है। 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साले जिसमें फंस जाते हैं हम। पूरा बी ब्लॉक पढ़ लिया साला, पूरे एनसीईआरटी के एक लाइन छान मारी पर आंसर गलत, क्योंकि ये चला ही नहीं हम। इसके अंदर सबसे पहले सवाल अब बॉन्डिंग से कनेक्ट होगा थोड़ा सा। क्या ये बैक बॉन्डिंग करेगा? यस। ये सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपना क्या करेगा? इसको डोनेट कर सकता है, हाँ या ना? तो आप सोच सकते हो कि ये अपना जो है वो इसको दे देगा लोन पेयर, ठीक है। एक और, ये भी तो अपना लोन पेयर दे सकता है बैक बॉन्डिंग में। तो आप चेक करके मुझे बताएं, यहाँ पे लिख के बताएं फटाफट कि ये जो बैक बॉन्डिंग करेगा O- से करेगा कि इस O से करेगा? चलो बताओ। करेगा, वेरी गुड। क्योंकि आप सबको लग रहा है भाई O- है तो उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, O- की डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन आप आंसर गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये डोनेट करेगा यहां से इसको, ऐसा करने से इस रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर इस रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये स्टेबल हो गया
तो ये वही काम करेगा जिसमें स्टेबल हो, इसलिए ये O से देगा। तो पहली जो गलती अपन करते मैंने आपको बचा लिया। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या आया बताओ, sp2। एक लोन पेयर यहां चला गया तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आएगा, sp2। इसका भी आया sp2, इसका भी आया sp2, इसका भी आया sp2, इसका भी आया sp2। अगर sp2 सबका है तो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, प्लेनर है। कैसा है, प्लेनर। इसके एक प्लेन में कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एटम एक ही प्लेन में है इसके। क्या बोला जल्दी बताओ, इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है। शायद स्क्रीन में उधर दिख नहीं रहा है ना, मैं इसको इधर ले आता हूं वापस, ठीक है। तो ये आपका sp2 हो गया और प्लेनर हो गया। तो अब सवाल क्या आया, बोरिक एसिड प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, तो आंसर है यस प्लेनर। और उसका मेटाबोरिक एसिड प्लेनर है कि नहीं है, प्लेनर। अब यहां पर एक खास बात होती है कि ये जो बोरिक एसिड है, अगर ये अपना मेटा, कोई भी एसिड जो अपनी मेटा फॉर्म बना सकता है, उसको हमने एक प्रीफिक्स और प्रोवाइड किया है, वो है ऑर्थो। यानी हम इसको सम्मान देने के लिए ऑर्थो भी लगा देते हैं इसमें। क्या लगा देते हैं जल्दी बताओ, ऑर्थो। क्या लगाते हैं जल्दी बताओ, ऑर्थो। अब एक नया सवाल, क्या ऑर्थोबोरिक एसिड प्लेनर है? अरे एक ही बात है साला, बोरिक एसिड बोले ऑर्थोबोरिक प्लेनर है। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात आती है, इसको देखना। हम जब ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इसका नाम होता है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। ये जो H बॉन्डिंग है, ये H बॉन्डिंग आप बताओ इंट्रा है कि इंटर, चलो बताओ फटाफट। जल्दी बोलो। ये मैंने थोड़ा सॉरी गलती से लिख दिया है, आगे मैं इधर लिखूंगा सेंटर में, ठीक है। चलो बताओ आंसर बताओ पहले, इसका कौन सा हुआ, इंट्रा। वेरी गुड, कई आंसर आना शुरू हो गए हैं। तो ये आएगा आपका इंट्रा। क्या आया, इंट्रा। ये इंट्रा एच बॉन्डिंग हुई है भैया, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हुई है जल्दी बताओ, इंट्रा एच बॉन्डिंग। अब दिमाग की बत्ती लगाओ, ऑर्थो जब आता है तो हमेशा इंट्रा होता है, क्योंकि ये पास पास होते हैं। क्लियर? क्योंकि ऑर्थो हम तभी कहते हैं जब 60 डिग्री के एंगल पर ये दोनों होते हैं। ऑर्थो तभी कहते हैं जब ये 60 डिग्री पे होते हैं। क्लियर सबको? ऑर्थो तभी कहते हैं जब ये 60 पे होते हैं। तो आपने ऑर्गेनिक में जब भी पढ़ा है तो ऑर्थो वर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आता है उसमें हमेशा इंट्रा पाई जाती है। अब सवाल ऐसा बोलेगा कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है जरा देखें कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर इंटर एच बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या बोला से बताओ, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई
जाती है। तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इंटर एच बॉन्डिंग अभी आपको बताना है, आंसर सोच के बताओ किसमें पाई जाएगी। साम्या सचदेव नन ऑफ दीज, वेरी गुड। अमन कुमार 4, वेरी गुड। ये भाई आईटी प्रिपरेशन आंसर 2, वेरी गुड, तुम बहुत आगे जाओगे बे। नो इंट्रा 3D ऑप्शन पता नहीं क्या जा रहा है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे डी ऑप्शन। अब यहां पर आप फंस गए। अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि ये ऑर्थोबोरिक एसिड भी है, ये बोरिक एसिड भी है, ऑर्थोबोरिक एसिड भी है। और स्टार्ट जब हमने किया था तो क्या कहा था कि इसमें एच बॉन्डिंग पाई जाती है, और हमने कौन सी एच बॉन्डिंग बोली थी इसमें, इंटर। तो यहां आंसर क्या जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोबोरिक एसिड ये वाला है और ये बाकी ऑर्थो वाले ये वाले हैं, तो इसका ऑर्थो और इसको ऑर्थो को आप कंफ्यूज ना हो, कंबाइंड ना कर लें, एक दूसरे से मिक्सअप ना कर लें। ये मिक्स होने की वजह से आंसर गलत होता है। तो जिसका भी 4 आंसर आया वो गलत है। ऑर्थोबोरिक एसिड में एच बॉन्डिंग होती है इंटर, ये दिखाई दे रही है देखो आप। तो आपसे एडवांस वाला ये मिस्टेक करवाएगा और इतना प्यार से कराएगा कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। राहुल सिंह राजपूत, समझ में आया? ओ वेरी गुड। तो ये इस तरह के सवाल, इस एक सवाल को समझाने के लिए मुझे आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ानी पड़ी। अगर ये एक सवाल आपका आईटी में आता और गलत हो जाता तो आपका पूरा पी ब्लॉक बेकार हो जाता, क्योंकि कोई सेंस नहीं था उसका। आप बड़े खुश हो जाते हैं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, यहाँ देख लिया, ये पढ़ लिया, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया। अबे समझ में आने से थोड़ी कुछ होता है भाई। हमें समझ में आईआईटी का आना चाहिए, हमें समझ में आईआईटी के लेवल का आना चाहिए, हमें समझ में आईआईटी के सवाल आने चाहिए, क्योंकि आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी में अच्छी रैंक है इसलिए पढ़ रहे हैं, और आईआईटी में सबसे अच्छी रैंक है इसलिए भी पढ़ रहे हैं। तो हमें उन सब प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। हम अपना एक टारगेट बस ये नहीं बना के रखें, वाह यार बहुत अच्छा वीडियो था, समझ में आ गया। अबे समझ में आने से थोड़ी कुछ होता है, सवाल होने चाहिए आपके। क्या बोला जल्दी बताओ? सवाल होने चाहिए। और एक सवाल के लिए इतनी बड़ी थ्योरी होती है, इतनी मेहनत होती है, इतना सब कुछ होता है, और ये कहीं लिखा नहीं होता है। अगर आप चाहो कि आज मैं अपना नोटबुक उठा के पढ़ लूं, कहीं नहीं लिखा हुआ। आज चाहो आप मैं नेट पे कहीं भी दुनिया का कोई भी वीडियो देख लूं, वहां से सवाल हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके पीछे की डेप्थ आनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम सोचते हैं साला कि लॉजिक नहीं लगते हैं, जो ये सोचते हैं महामूर्ख हैं। समझ गए? तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन होता है, और ये मिसकंसेप्शन इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पढ़ाना नहीं आता। अरे अपनी कमी को छुपाने के लिए वो सब्जेक्ट को बदनाम करते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो ऐसा है, तो वो उसकी कमी है, सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है। हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ईस्ट या वेस्ट? आयुष इज द बेस्ट। पूछो क्यों? अबे 10 सेकंड लगते हैं एक सवाल करने में जेईई में, सिर्फ 10 सेकंड। आप सोचो साला ऐसा सब्जेक्ट जिसका एक सवाल करने में मात्र 10 सेकंड लगते हो, और वो उतने ही नंबर दिलाता है जितना और क्वेश्चन दिलाता है। तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? विदाउट एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। साला टाइम वेस्ट करके नहीं जाता, एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है? तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अच्छे से पढ़ें। क्लियर सबको? चलो अब ये सवाल आपको जैसा भी आएगा वैसा आप कर लेंगे। ठीक, अगला देखो। तो बोरिक एसिड की हम बात कर रहे थे। अब मेरा एक सवाल आपसे फिर आएगा। देखिए, जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, आप गलत हो, तो जरा एक बार आप फिर से एक सवाल पर जाएं, क्योंकि अगला सवाल वैसा ही आएगा, और ये मैंने शायद आपको पहले क्लास में एक बार करवाया भी था। आपसे एक सवाल पूछा सिंपल सा कि बोरिक एसिड और NaOH आपने शायद पढ़ा होगा एक, और उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि भाई जो एसिड और बेस होते हैं, वो एसिड और बेस जो है वो आपस में मिलकर के टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन के भी आपने शायद कुछ फॉर्म पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड प्लस
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये टाइट्रेशन शो करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन सी करते हैं। ठीक है, इन चारों में से आप बताइए ऑप्शन देख करके। ठीक, जल्दी से बताएं, टाइट्रेशन करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कौन सी करते हैं। एक बच्चे ने यहाँ लिखा है कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग तो सिर्फ NOF में होता है और एक्सेप्ट क्लोरल हाइड्रेट। गलत है, मैंने आपको दो बताए थे, एक आपको ये भी बताया था ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। कौन सा बताया था? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और दूसरा मैंने बताया था क्लोरल हाइड्रेट, जिसमें क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग कर रहा है और दोनों की एच बॉन्डिंग इंट्रा है। याद आया ये? तो बेटा आपका जो डाउट था वो मैंने अभी देखा, इसलिए मैंने बता दिया फटाफट। ठीक है, चलिए आप वापस से अपने पुराने वाले इस पे आ जाते हैं। जल्दी से बताइए, क्या ये टाइट्रेशन करेगा? आंसर सी और डी है, सी और डी। ये आपका आंसर है कि ये टाइट्रेशन नहीं करेगा। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? ये टाइट्रेशन नहीं करेगा। अब यहां सवाल आता है कि टाइट्रेशन नहीं करेगा क्यों? तो उसका एक रीजन होता है। उसका ये रीजन होता है कि जब कभी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो जब मिलते हैं तो वो आप मिलकर के एक एंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, एंड पॉइंट आता है एक। तो ये जब इतने वीक है, ये बोरिक एसिड इतना वीक एसिड होता है कि NH के साथ मिलकर के भी एंड पॉइंट नहीं दे पाता, और एंड पॉइंट नहीं दे पाने की वजह से ये अपना टाइट्रेशन शो नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड डाल दें, कौन सा एसिड बोला मैंने, बताओ? पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड। अगर इसमें पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दें तो उस कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। बोरिक एसिड वैसे तो वीक एसिड है, लेकिन अगर पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दे तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो फिर ये टाइट्रेशन दे देगा। यानी कि एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट नॉलेज अभी मिली जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस में सवाल आ चुके हैं, आते हैं, और मेंस में भी आए हैं। ध्यान रखना, वापस से मैं भी वो सवाल भी आपसे पूछूंगा। ठीक है, वापस से सुने कि बोरिक एसिड अगर है वो NH के साथ है तो वो टाइट्रेशन नहीं करेगा, वो टाइट्रेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने क्या ले लिया, जल्दी बोलो, क्या ले लिया? अगर आपने पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड्स, तो पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड्स अगर लिए आपने तो उनकी प्रेजेंस में बोरिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर वो टाइट्रेशन देने लगता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। तो देखो इधर पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं जरा देखना। ये आपका बोरिक एसिड है, इसको अपन पानी में डालते हैं। तो अभी अभी आपको बताया था मैंने कि ये बनाता है बोरेट, और इस बोरेट को हम BO2 माइनस प्लस H2O ऐसे भी लिख सकते हैं, 2H2O। तो जब पानी निकाल देते हैं, तो मैंने अभी बताया था पानी निकालते हैं अगर अपन, तो नाम आता है मेटाबोरेट। तो इसका नाम है मेटाबोरेट। ये बोरेट था, ये मेटाबोरेट था। ठीक है, अब जब हमने इसके अंदर मान लो ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दिया, कैटेकोल, यार उस तरफ दिखाई नहीं देगा, नीचे बना दूं।
अब आप फील करिए क्या हुआ। जैसे ये आपका इक्विलिब्रियम था और मैंने इस इक्विलिब्रियम में आपका क्या ऐड कर दिया, जल्दी बताओ। मैंने डाल दिया पॉलीहाइड्रोक्सो एसिड। तो आपने जैसे ही हाइड्रोक्सो एसिड डाला मतलब OH ग्रुप अपना H+ देगा। H+ देगा तो क्या होगा, वो ये H+ यानी इस बोरेट आयन से मिलकर के, मेटाबोरेट आयन से मिलकर के ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ये वाला। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है, ये अगर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में से ये हटने लग जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम में से हटा तो इक्विलिब्रियम आगे भागेगा नहीं भागेगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम आगे भागेगा तो ये H+ ज़्यादा बनेगा नहीं बनेगा। तो इक्विलिब्रियम अगर आगे भागेगा और H+ ज़्यादा बनेगा तो सोचो H+ ज़्यादा बनना शुरू हो रहा है, इसका मतलब H+ ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन H+ की बढ़ी, और अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये एसिड ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगा नहीं लगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा वो होते हैं जो H+ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन H+ की ज़्यादा देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सो एसिड होते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सिस 1,2 डाइऑल शो करेगा या ट्रांस 1,2 डाइऑल, बोलो। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा, यानी आप जब डाइऑल भी लेते हो तो आप इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सिस डाइऑल लेते हो कि ट्रांस डाइऑल लेते हो, ये आपसे सवाल पूछेगा, जल्दी बताएं आंसर। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है, सिस वाला सिस वाला सिस वाला, वेरी गुड। तो आंसर सही है आपका कि सिस वाला होगा, ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांस में OH दूर दूर आ गए। कभी भी अगर आपका डोनेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सिस ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हाँ भाई, हरिंदर कुमार भैया जी प्रेजेंट है, जरा बताएं एक बार, भैया जी हो, चौबे, जल्दी बताओ आंसर बोलो। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप कि ये ट्रांस है कि नहीं, नहीं, तो ये ट्रांस आपका शो नहीं करेगा, सिस ही कर सकता है, क्योंकि जब OH पास पास होंगे तभी डोनेशन हो पाएगा, अगर OH दूर हो गए तो डोनेशन होने में मुश्किल आएगी, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्लियर सबको। तो यहां पर आपको इस तरह के सवाल पूछेंगे कि किस डाइऑल की प्रेजेंस में बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, सिस डाइऑल या ट्रांस डाइऑल। तो आंसर क्या जाएगा, सिस डाइऑल, ठीक है। अगर हम बोरिक एसिड के H2O2 से कराएं तो बोरिक एसिड इसका H2O2 ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन कैसे करता है कि ये आपका ये समझ में शायद नहीं आया होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं वापस, OH और OOH, यानी कि ये परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर इसने ऐड करवा दिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के भी कई तरीके होते हैं, एक सेंट्रल एटम को ऑक्सीडाइज करके ले जाना आगे, एक सेंट्रल एटम को ऑक्सीडाइज करके ले जाना आगे, और एक ऑक्सीजन जोड़ देना। तो यहाँ सेंट्रल एटम तो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है +3, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन जोड़ के। तो ये आपने इसको जोड़ दिया, और फिर अगर आप इसकी NH से रिएक्शन कराते हैं तो NH से रिएक्शन कराने पर एक कंपाउंड आपके पास बनेगा, सोडियम परऑक्सीबोरेट। कौन सा एसिड बना, जल्दी बताओ, सोडियम परऑक्सीबोरेट।
तो जो सोडियम परऑक्सीबोरेट है, यहां पर OH है भाई, थोड़ा शिफ्ट हो गया ये। इसको -2 यहां भी लगा सकते हो और माइनस यहां भी लगा सकते हो। .6H2 भी होता है। इसका नाम है सोडियम परऑक्सीबोरेट। सोडियम परऑक्सीबोरेट जो होता है ये यूज किया जाता है एज अ ब्राइटनर। इट इज यूज एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर, निरमा। क्या नाम है इसका बताओ? वॉशिंग पाउडर। निरमा नहीं, सिर्फ वॉशिंग पाउडर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? वॉशिंग पाउडर, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना टीवी में, टाइड धो डाला, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, समझ गए? घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उन सब में ये डाला जाता है एज अ ब्राइटनर, सोडियम परऑक्सीबोरेट। क्लियर सबको? क्लियर? ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट आपको पहले ही बता दिया था, आप चाहें तो एक बार और बताऊं? पिछले लेक्चर में बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था। हीरालाल यादव, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो नीड सर। चलिए फिर 1 मिनट में जल्दी से बता देते हैं, ठीक है? तो जिनको याद है वो रिवाइज कर लें। बोरिक एसिड को जब हमने 100 पर हीट किया था तो क्या बना था? HbO2, ठीक है? फिर हमने कहा था HbO2 को हीट करेंगे 140 पर, तो क्या बना था? बोलो, H2B4O7। और फिर हमने कहा था कि H2B4O7 को और हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बना था? B2O3। क्लियर सबको? ये था मेटाबोरिक एसिड, ये था आपका टेट्रा बोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड, और ये था बोरिक एनहाइड्राइड। और इसका की पॉइंट भी दिया था, अगर भूल जाओ तो। क्या बताया था बताओ? मैंने कहा था यार यहाँ पर 1 है तो ये 1 वाला ही बनेगा। यहाँ पर आपका देखो कितना है? 4 है, तो ये 4 वाला ही बनेगा। तो यानी अगर 100 डिग्री पर आपसे बोले कि कौन सा बनेगा, तो आपको याद रहेगा 1 बोरोन वाला HbO2। 140 पर कितना बनेगा? 4 बोरोन वाला H2B4O7। तो की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है? अब यहां पर आपका बोरोन फैमिली आप, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब अपन कार्बन फैमिली की तरफ शिफ्ट होंगे। कार्बन फैमिली में सबसे पहले एक कंपाउंड अपन को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कार्बाइड। क्या नाम है? कार्बाइड। अब कार्बाइड जो है वो क्या होते हैं जरा देखना। पहला होता है आयनिक कार्बाइड, ठीक है? दूसरा होता है आपका कोवेलेंट कार्बाइड, और तीसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अब अगर हम बात करें आयनिक की, तो आयनिक में सबसे पहले कौन कौन बनाएगा? एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम। चलिए,
हाँ, पहला होता है आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड एस ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कार्बाइड जनरली पी ब्लॉक वाले बनाते हैं, और इंटरस्टिशियल जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं अपन फटाफट से कि आयनिक कार्बाइड मिथेनाइड होते हैं, एसिटिलाइड होते हैं और एलिलाइड होते हैं। इनका जनरल जो है फॉर्मूला C4 माइनस C2 माइनस 2 और इसका C3 माइनस 4 होता है, ठीक। अब ये जो है मिथेनाइड, वो अगर आप फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, देखा जरा, Be2C और Al4C3। देखो आप इसमें भी आपका वही -4 आएगा। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है और बेरियम कार्बाइड होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम कार्बाइड होता है, ठीक। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आयनिक कार्बाइड कितने टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना 3 टाइप के, एक होता है मिथेनाइड, एक होता है एसिटिलाइड और एक होता है एलिलाइड। क्लियर सबको? अब देखो ये जो नाम है, ये नाम कैसे बने, तो भाई ये नाम बने हैं इनके हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के बेस पे। यानी मिथेनाइड हाइड्रोलिसिस पर कौन सी गैस देगा, मीथेन। एसिटिलाइड हाइड्रोलिसिस पे कौन सी देगा, एसिटिलीन। और एलिलाइड हाइड्रोलिसिस पे कौन सी गैस देगा। यहां पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ कंफ्यूजन होता है, कुछ जगह या कुछ लोग इसको एलीन बता देते हैं। यहाँ एलीन नहीं बनता है, प्रोपाइन बनता है, प्रोपाइन। क्या बनता है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, प्रोपाइन। हाँ बेटा, ये डाइबोरेन रह गया नहीं, डाइबोरेन को मैं केमिकल बॉन्डिंग में लूंगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो डाइबोरेन उसके अंदर सारा का सारा आएगा, वहीं पर मैं इसको पढ़ाता हूँ। ये मेरा एक पैटर्न है फिक्स, ठीक है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये स्कोर रिवीजन क्लास है। ये मतलब जैसे ये जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन बच्चों को रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप डाइबोरेन के बारे में निश्चिंत रहें, क्योंकि डाइबोरेन ऑलरेडी पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में। जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग का अपन रिवीजन करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं पी ब्लॉक के स्पेसिफिक टॉपिक जिससे सवाल सीधा आएगा वही ले रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो इसका मैं की पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि हाइड्रोलिसिस करने पर जो गैस बनेगी वही बनेगा। तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं। मिथेनाइड, मिथेनाइड में देखो आप क्या होता है, एक कार्बन, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर एसिटिलाइड, तो कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। और आप देखो एलिलाइड में कौन सी बनेगी, प्रोपाइन, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो अगर आप ध्यान से देखें Be2C, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाली गैस बना दो। तो एक कार्बन वाली गैस बना दी, कौन सी बनी, मीथेन। क्योंकि आपको ये तो याद रहेगा कि मिथेनाइड है, लेकिन आपको ये भूल जाओगे कि ये मिथेनाइड है। आप ये भूल जाओगे कि ये मिथेनाइड था नहीं था, क्योंकि आपको ये याद है कि मिथेनाइड होगा तो मीथेन गैस बनेगी, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि ये मिथेनाइड है। इसका की पॉइंट दिया है मैंने, कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन वाली गैस कौन सी थी, मीथेन। तो कौन सा हुआ, मिथेनाइड। और अगर मिथेनाइड हुआ तो कौन सी गैस बनाएगा, मीथेन। एक कार्बन वाला एक कार्बन। क्लियर? अगर मैं यहां पर बात करूं अब आपसे, फटाफट बताओ, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाली गैस कौन सी होती है, हाँ, 2 कार्बन वाली बन गई। और अगर मैं ये लेता हूं 3 कार्बन, तो कितने कार्बन वाली बनी, 3 कार्बन वाली। ठीक है, दिखाई दे रहा है उस तरफ कोने में, मैं इसीलिए नहीं लिख पा रहा था। चलिए, तो यहां देखिए आप मैग्नीशियम वाला लेते हैं तो ये रहा प्रोपाइन। अब बस आपको एक ही डाउट आएगा कि सर यहां तो मुझे 3 कार्बन दिख रहे हैं, अगर मुझे यहाँ 3 कार्बन दिख रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर 3 कार्बन वाला होना चाहिए था। नहीं नहीं, मैंने आपके लिए की पॉइंट बनाया है ये, तो ये की पॉइंट यहां तक तो वैलिड हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। अगर यहां पर नहीं हो रहा तो इसको याद रख लें आप,
ठीक है, कि L4C3 में 3 कार्बन थे। ठीक, और अगर आप याद नहीं रख सकते तो लॉजिकली आप याद रख ले कि C4 माइनस जिस पर होगा वो तो आपका क्या होगा, मिथेनाइट। आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इस पर कितना आ रहा है, 4 C4 माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी लिखेंगे आप, और जो लिख भी दिया, वेरी गुड। ये देखिए हीरालाल यादव है, हीरालाल जी आपने लिखा L4C3 में 3 कार्बन है तो CH4 नहीं बनता है। यही हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ना, हम तो पहले ही बोल दिए कि ये डाउट आएगा। तो यहां पर आप इसको याद रख लें कि भैया L4C3 क्या होता है, मिथेनाइट, तो आपका सारा काम चल रहा है आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्लियर। लेकिन अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते हैं तो भी आप लॉजिकली सोचें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -4 आएगा, देखो कार्बन पे, तो अगर -4 आएगा तो मिथेनाइड है। और अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो बाकी तो की पॉइंट से खड़ाक से हो जाएंगे कि आपको तुरंत पता लग जाएगा कौन सी गैस बनेगी। क्लियर सबको, आया ना? ठीक, तो ये आपके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट भी आपको पता चल गया फटाफट फटाफट कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अगला देखो, हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि 15 मिनट ज़्यादा पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप परेशान ना हो कि सर टाइम हो गया, जा रहे हैं हम। क्लियर सबको, 15 मिनट मोर। एलम पढ़ाने वाला हूँ। एलम कनेक्ट होता है सॉल्ट एनालिसिस में और एलम कनेक्ट होता है पी ब्लॉक में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलम, छोड़ना मत। जो जाएगा बेटा आईटी में सवाल गलत हो जाएगा उसका पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉल्ट के अंदर फिर दिक्कत आएगी पैराग्राफ में। वो कैसे आएगी मैं बता दूंगा, अभी देखो। ठीक है, एलम। अब अगर मैं एलम की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला होता है इसका, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, यहां पर जो M होगा वो हमेशा कैसा होगा, मोनोवेलेंट, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, NH4 प्लस और थेलियम प्लस। M डैश जो होगा वो होगा ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब होता है जैसे स्कैंडियम +3 ले लिया आपने, ठीक है, या Fe+3 ले लिया, Al+3 ले लिया और Cr+3 ले लिया। ठीक, अब एलम की बात करते हैं नाम देने की। ठीक है, तो अब अगर यहां पर बात करते हैं अपन कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, और अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो जरा नाम देने का एक रूल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर अपन ध्यान से देखें यहां पर तो इसका आंसर आप बताइए, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। कौन है भाई ये, सॉरी टू से, मुझे क्या क्वेश्चन है, दोबारा भेजो एक बार जरा प्लीज, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, मैंने आपका कमेंट पढ़ा ही नहीं। ये कौन है भाई, सागर गरवाल 82, प्लीज दोबारा से रिपीट करें अपना सवाल, मैंने नहीं देखा है एक्चुअली, मैं पढ़ रहा था। बीपी सिंह, विच चैप्टर, ये पी ब्लॉक ही चल रहा है भाई, पी ब्लॉक के अंदर ही एलम आती है, ठीक है। हाँ, पहले का नाम क्या आएगा जल्दी बताओ बेटा, पोटाश एलम। दूसरे का नाम बताओ, हाँ जल्दी बोले, दूसरे वाले का नाम,
अमोनियम एलम, वेरी गुड। दूसरे वाले का नाम है अमोनियम एलम, ठीक है। अब तीसरे वाले का नाम बताओ। क्रोमेलम। अब इधर ध्यान दो, इसके नाम का मतलब नाम देने का क्या रूल है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज एल्यूमिनियम है यहां पर ट्राईवेलेंट, तो नाम आप किसके बेसिस पे देंगे? मोनोवेलेंट के बेसिस पे। तो अगर मोनोवेलेंट के बेसिस पे देंगे तो नाम क्या आया? देखो, पोटाश एलम। अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है तो नाम किसके बेसिस पे देंगे आप? देखो, मोनोवेलेंट। तो नाम क्या है यहाँ पर? देखो आप, अमोनियम एलम। लेकिन अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम नहीं है, यहाँ देखो क्या आ गया, ये क्रोमियम। तो अगर ट्राईवेलेंट नहीं है, एक मिनट भाई, इसका जरा क्या था कि क्या डायोल्स डालने के बाद बोरिक एसिड का एसिड डिसोसिएशन का वैल्यू चेंज होगा, बढ़ जाएगा ना भाई। अभी तो पता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फास्ट होगा, इक्विलिब्रियम तेज आएगा, आगे तो बढ़ेगा। एक ही क्वेश्चन को इतनी बार लिखेगा कि डरा रहा है भाई मेरे को, है। चलो, हाँ, इस तरफ देखें अपन, तो मैंने आपका आंसर दे दिया है ना। एक बार आप जाके खुद भी चेक करें आराम से, ठीक है, क्योंकि आपने जो पूछा है बेटा वो बहुत, जब हमने डायोल डाला और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ा तभी वो आपके एसिड बना, H+ बना, H+ ज़्यादा देगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा शो करेगा। वापस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये पोटाश एलम क्यों दिया बताओ वापस? क्योंकि अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बताओ? मोनोवेलेंट के नाम पे देंगे। अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है तो मोनोवेलेंट के नाम पे देंगे अमोनियम एलम। अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम नहीं है तो ट्राईवेलेंट के बेसिस पर नाम आएगा। ये देखो नाम आ गया, ये क्रोमेलम। क्लियर सबको यहां तक? अब एक सवाल पूछेगा कि क्या लिथियम प्लस यहां मोनोवेलेंट में ले सकते हैं क्या? क्या लिथियम प्लस भी तो मोनोवेलेंट में ले सकते हैं क्या? आपने यहां पर लिथियम प्लस नहीं लिखा तो वो बोलेगा क्यों नहीं लिखा, तो उसका आंसर है कि नहीं। समझ गए? क्लियर? क्या बोला, जल्दी बताओ? नहीं लिखा क्योंकि हम लिथियम नहीं ले सकते। आप अगर इसको देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि पर मेटल के साथ 6 वाटर हैं, M- भी 6 वाटर लेके रखा है। जब ये बनेगा, आप देखो इसके साथ 6 हैं, इसके साथ 6 हैं, और ये कितने हैं टोटल? 2 और 2। तो एक के साथ 6 तो 2 के साथ कितने? 12। 2 के साथ कितने? 12। तो टोटल कितने? 24। इसलिए 24 आते हैं, तब जाकर एलम बनती है। 24 वाटर होने के लिए लिथियम का 6 वाटर लेना जरूरी है। जब तक 6 वाटर नहीं लेगा वो एलम नहीं बना सकता। और लिथियम का एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है वो देखो आप क्या है। अगर मैं लिथियम प्लस बनाऊंगा तो यहां से हट जाएगा, 0 आएगा, एक ऑर्बिटल और उसके बाद 3 ऑर्बिटल ये। तो आप देख सकते हो कि ये 1 और 3, ये तो टोटल कितने ऑर्बिटल? 4। मैक्सिमम 4 लोन पेयर ले सकता है, मैक्सिमम उसका कोऑर्डिनेशन 4 हो सकता है, 6 नहीं। इसलिए लिथियम यूज नहीं करती। बहुत अच्छा सवाल है, इससे अगर सवाल आएगा तो आप आंसर नहीं दे सकते थे। तो अब आप ध्यान रखें, लिथियम मोनोवेलेंट में यूज नहीं होता। तो पहली चीज आपको समझ में आई, यहां पर समझ में आई, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछेगा वो,
चलो बताओ, आंसर बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एलम नहीं है? चलो बताओ, सोच के बताओ। अगर अमोनियम की जगह पोटाश होता तब इसका नाम तब भी क्रोम एलम ही होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां कुछ भी हो सकता है। एलम के अंदर एक खास बात है कि अगर एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट है तो नाम मोनोवेलेंट से देते हैं, और मोनोवेलेंट में अगर पोटाश एलम लिखा है तो फिक्स हो गया कि मोनोवेलेंट तो पोटेशियम है, और ये भी फिक्स हो गया कि ट्राईवेलेंट कौन है? एल्यूमिनियम। लेकिन यहां पर अगर क्रोम एलम है तो ये फिक्स होता है सिर्फ कि क्रोमियम है, लेकिन ये फिक्स नहीं पता चला कि मोनोवेलेंट कौन है। मोनोवेलेंट का कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपका डाउट शायद क्लियर हो गया। हाँ, आंसर बताएं कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आंसर आ गया होगा। आंसर है थर्ड। ये यहां देखिए ध्यान से, मैंने अभी लिखा ये एम डैश क्या होना चाहिए? ट्राईवेलेंट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? +3। तो ये +3 नहीं है, ये +2 है Mn। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये वाला एलम नहीं है। क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपसे बेवकूफ बना सकता है। एक सवाल और करेगा वो। Which of the following is an example of pseudoalum? तो आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, तो सूडोएलम का एग्जांपल आपको बताना है। चलो बताओ कौन है सूडोएलम का एग्जांपल? पता नहीं, वेरी गुड। तो जरा देखिए अब आंसर फिर से 3 आएगा। अब ये कह रहे हैं कि सूडोएलम क्या होता है? अरे जो सूडो का मतलब होता है जो चीज नहीं होती लेकिन उसकी तरह दिखती है। समझ रहे हैं आपको? जो चीज नहीं होती लेकिन उसकी तरह दिख रही है, सूडोएलम। सूडो हेलोजन, समझ रहे हैं आप? पी ब्लॉक में एक और जगह आएगा सूडो हेलोजन। तो सूडो का मतलब है जो नहीं है लेकिन दिखता है उसकी तरह है, उसकी तरह प्रॉपर्टी रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहां आंसर है सूडो एलम कौन होगा? जो एलम नहीं है और एलम की तरह दिख रहा है। तो ऐसा देखो आप इसको ध्यान से, ये एलम की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन एलम नहीं है, दिख रहा है? तो ये एलम नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? सूडो एलम। क्या नाम है? क्लियर सबको? तो ये सूडो एलम क्या होता है? जो एलम की तरह दिखता है लेकिन एलम नहीं है, इसे सूडो एलम कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद एलम का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हीटिंग इफेक्ट, अगर हम एलम को हीट करेंगे तो सबसे पहले उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर आएगा, और अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर आएगा तो ये स्वेलिंग आएगी। तो एक सवाल और क्लियर हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो हीट करने पर स्वेलिंग देता है। तो आप बता सकते हैं कि हीट करने पर स्वेलिंग किस में आती है? तो आंसर आएगा एलम। तो आप एलम को टिक कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे फर्दर हीट करेंगे, और फर्दर हीट करने पर हाई टेम्परेचर देंगे। हाई टेम्परेचर पे आपको पता है एल्यूमिनियम टूट जाएगा, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है K2SO4 वो नहीं टूटते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मेल्ट होते हैं जनरली। ये SO3 उड़ जाएगा। तो ये तो टूट गया, ये तो टूट गया, लेकिन ये मेल्ट हो गया, और ये यहां पर जब हीटिंग पे SO3 बना तो उड़ गया। इसको बोला जाता है एमॉर्फस
अमॉर्फस पाउडर। अब आपको पता लग गया कि आज के बाद अगर कभी भी क्वेश्चन में ये आ गया कि एक एक्स सॉल्ट है, उसको हीट किया और हीट करने पर अमॉर्फस पाउडर बन रहा है, तो एक्स सॉल्ट क्या है बताओ, तो आप तुरंत आंसर देंगे एलम। क्या बोलेंगे? एलम। क्या बोलेंगे? एलम। क्लियर कट आंसर है, सिंपल है, हाँ या ना? ठीक, तो ये हमारी सारी बात हुई आज की। ठीक, अपना प्रॉमिस था 15 मिनट ज़्यादा पढ़ने का, तो कंप्लीट हो गया है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नोट्स को रिवाइज करें अच्छे से। ठीक, और आपको आपकी तैयारी के लिए जो टाइम टेबल या जो भी मैंने आज क्लास स्टार्ट होने से पहले बातें बताई, उन्हें आप फॉलो करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।